और जो लोग ये क्लेम आउट करते हैं कि वो एडमिशन करवा देंगे, तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो इस बात को प्रूव करें एडमिशन कैसे करवा देंगे। आपने कह दिया जी ग्रेस मार्क दे दिया हमने, ये ग्रेस मार्क का पैटर्न कहाँ से आया? ये पहली बार हुआ कि 720 में कि 720 69 बच्चों के आ गए। 60% लोग हैं जो डिप्रेशन के कगार पे हैं, और जो एज ग्रुप है वो डिप्रेशन का, वो क्या है, वो 18 से लेके 35 तक का ही ग्रुप है। मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट गलत है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कुछ तो है जो फिशी है। सो नमस्कार सभी लोगों को। आज हमारे साथ गौरव त्यागी जी हैं हमारे इस शो में, और थैंक यू सो मच गौरव जी, आपने अपना टाइम दिया। स्टार्ट करने से पहले गौरव जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि गौरव जी करियर काउंसलर हैं, करियर एक्सपर्ट के डायरेक्टर हैं, नीट की प्रिपरेशन कराने के बादशाह हैं और इंडस्ट्री में 14 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम समझेंगे गौरव जी की जर्नी, गौरव जी ने इस कंट्री में, इस इंडस्ट्री में कैसे इस इंडस्ट्री को बेटर बनाया है, और दूसरा जानेंगे कि आज ये जो लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है, जो नीट में जो लोग कह रहे हैं स्कैम हो गया, नीट का एक डार्क डे है ये, इसके बारे में भी थोड़ा सा आज गौरव जी से हम पता करेंगे। और कैसे गौरव जी हमारी कंट्री को करियर काउंसलिंग में, नीट प्रिपरेशन में, मेंटल हेल्थ में किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, और आखिरी में हम बात करेंगे कि सर के गवर्नमेंट से क्या इनिशिएटिव्स हैं, या फिर गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट चाहते हैं, या नई गवर्नमेंट बनने वाली है उसमें सर के इनसाइट्स क्या हैं। तो नमस्कार गौरव जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। तो स्टार्ट करते हैं कि आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि मतलब कैसे आपने इसी इंडस्ट्री में चूज़ किया ना, मतलब थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आप अगर हमें दे सकें। बेसिकली आई एम ए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम बैंगलोर। मेरा बॉर्न बॉट अप अंडमान निकोबार से है, अंडमान मेरा होम टाउन है। और जब मैं बैंगलोर आया था अंडमान से, तब अंडमान में कुछ खास हुआ नहीं करता था। अंडमान उस टाइम रूरल ही था, अब अर्बन हो गया अंडमान, तब रूरल था। मैं बैंगलोर आया, मैंने इंजीनियरिंग करी। आई गेट 8 प्लेसमेंट्स, 1 for 70 लाख, 180 लाख, 195 लाख, 1 करोड़ 10 लाख। मैंने वो रिज़ाइन किए, मुझे नौकरी नहीं करनी थी, मुझे अपना कुछ करना था। तब एडमिशन्स हुआ करते थे इंजीनियरिंग में, BBA में, BCA में, MBA में। तो हमने अपनी जर्नी वहाँ से स्टार्ट करी। हम एडमिशन्स कराया करते थे कॉलेजेस में काउंसलिंग के थ्रू। मैंने कभी भी डोनेशन एडमिशन्स कभी नहीं किए, मैं हमेशा काउंसलिंग मॉड्यूल पे था। तब काउंसलिंग सिर्फ डमी हुआ करती थी, कुछ कॉलेजेस मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। ये बात कब की है? ये लगभग 2006-2007 की बात है, मतलब ऑलमोस्ट 10-15 मतलब आज से लगभग 16 साल पहले की ये कहानी है। तब ऐसे हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। फिर मैंने 2012 में एक मॉड्यूल पकड़ लिया मेडिकल एजुकेशन, कि मुझे मेडिकल पे ही काम करना है, क्योंकि मेडिकल में स्कैम्स बहुत थे, मेडिकल में डोनेशंस बहुत थी, मेडिकल में करप्शन बहुत था, और हाई डिजर्विंग बच्चे सीट लिया नहीं करते थे। तो उस टाइम AIPMT हुआ करता था, UPPMT हुआ करता था, MPPMT होता था, अलग अलग एग्जाम होते थे स्टेट बोर्ड्स के, ऑल इंडिया बोर्ड्स के एग्जाम होते थे। उनकी काउंसलिंग होती थी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, लोग अवेयर नहीं थे, जिसके चक्कर में लोग छूट जाते थे, और प्राइवेट में डोनेशंस बहुत थी। तो हमने धीरे धीरे गवर्नमेंट सेक्टर से कवर करना शुरू किया, और गवर्नमेंट ने 2012 में नीट, एक नया नाम अनाउंस हुआ नीट। ये मेडिकल एजुकेशन को प्रेरित करता था, और ये कहता था कि ये अब एडमिशन जो होंगे वो काउंसलिंग के बेस पे होंगे। 13 में लॉन्च हुआ, पहली बार नीट का एग्जामिनेशन हुआ, लेकिन काउंसलिंग बॉडीज ढंग से बन नहीं पाई थी गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट फेल हो गया और वो रिकंसिडरेशन में चला गया। और 2017 के बाद गवर्नमेंट प्रॉपरली नीट को ले आई। उसके बाद हमने प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस अपने शुरू किए, और 2017 से लेके आज तक हम काउंसलिंग करते आ रहे हैं, और लगभग अब तक 25,000 डॉक्टर्स के हम काउंसलिंग कर चुके हैं, जो डॉक्टर बन चुके हैं इतने वक्त में। पहले हमने फ्री सेशंस किए, हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू किए, फिर हम पेड मॉड्यूल पे आए, क्योंकि फ्री के टेक केयर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहा था। इसमें फेस वैल्यू बहुत मैटर करती है, कि एक काउंसलर होता है, वो 3 महीने आपके साथ चलता है, तो कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि आपका स्टाफ उसको रिप्लेस करे, तो आप ही उसके साथ रहें एंड मोमेंट तक। करेक्ट। और आज भी इतनी डेवलपमेंट के बाद भी बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत डायलेमास हैं, बहुत तरह के इशूज हैं जो नीट काउंसलिंग में बच्चे फेस करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है जो सही चीज़ें पहुंचाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों को डेलिबरेटली मिसगाइड भी कर देता है। करेक्ट। और ऐसा देखने को मिल रहा है, जैसे अब जो मुद्दे हैं
या नीट काउंसलिंग है या नीट पीजी काउंसलिंग्स हैं। जो लोग पहले एडमिशन्स कराया करते थे डोनेशन पे, वो भी काउंसलर्स बन गए हैं। दे आर सो कॉल्ड काउंसलर्स। और बेसिकली काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि कोई एस्पिरेंट आया, उसको फुल सेटिस्फैक्शन दें, उसको अपने लेवल तक लेके जाके छोड़ दें, और कहीं ये आपका डेड एंड है, यहाँ से भी जर्नी वो कंटिन्यू करें आप। लेकिन उसको लोगों ने ना मनी कमाने का या पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया, जिसकी वजह से लोग सही और गलत को समझ नहीं पाते। और वो कहीं ना कहीं एक इशू क्रिएट करने लगा है। तो आपने मतलब काउंसलिंग इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली क्यों चुना? और अगर आप कहते हैं कि लोगों ने पैसा कमाने का ज़रिया चुना, तो करियर जो आपकी कंपनी है, करियर एक्सपर्ट है, और आप हैं, तो आप भी तो कहीं ना कहीं पैसा तो कमा ही रहे हैं। हम पैसा कमा रहे हैं, हमारी एक नॉमिनल फीस है कि हम नॉमिनल फीस लेते हैं, चाहे वो XYZ अमाउंट हो, वो लेते हैं और आपको पूरे काउंसलिंग सेशन में हेल्प करेंगे। कैसे? फॉर्म फिलिंग, कौन सा कॉलेज लेना है नहीं लेना है, कौन से स्टेट्स के फॉर्म भरने हैं नहीं भरने हैं। इंडिया में 18-19 तरह की काउंसलिंग्स होती हैं। जब हम मेडिकल में एडमिशन के लिए जाते हैं, हर स्टेट की अलग काउंसलिंग है। किसी में मिल गया तो कैसे स्विच ओवर करेंगे, एक से दूसरे में कैसे जाएंगे, हर कॉलेज का डेटाबेस बताना, फैकल्टी कितनी है, डिपार्टमेंट कैसा है, OPD लोड कितना है। जैसे अब नेक्स्ट आ जाएगा, गवर्नमेंट ने नेक्स्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, नीट पीजी बंद हो जाएगा और नेक्स्ट होने लगेगा। जब नेक्स्ट होने लगेगा तब क्या है, नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 प्रैक्टिकल थ्योरी अलग अलग एग्जाम्स होंगे। जो बच्चे जितने ज़्यादा क्लिनिकली एक्सपोज्ड होंगे, उतना उनके लिए वो पार्ट बेटर टू बेटर होता चला जाएगा। ओके। तो ये नीट और नेक्स्ट के बीच का जो गैप है, वो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं, कोई भी सोशल वर्क नहीं करता। एंड ऑफ द डे मॉनेटरी पार्ट सबको चाहिए, वो हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हर कंपनी को चाहिए, तभी कंपनी रन होती है। बस फर्क क्या है? सच बोलिए। हम सच बोलते हैं। आप जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती को भी खुश रखना है तो लक्ष्मी। हाँ, इसमें एक बात और है कि हम कमिटमेंट नहीं करते, हम काउंसिल कर रहे हैं, हम आपको गाइड कर रहे हैं, हम आपको पाथ दिखा रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपका एडमिशन हम करवा देंगे, कोई नहीं करवा सकता एडमिशन, जो होगा काउंसलिंग से होगा। और जो लोग ये क्लेम आउट करते हैं कि वो एडमिशन करवा देंगे, तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो इस बात को प्रूव करें एडमिशन कैसे करवा देंगे। जब मेरिट पे होना है, ऑनलाइन हो रहा है। राइट, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो ये बोलते हैं कि आप हमसे कोचिंग करो, हम करवा देंगे। करवा कोई नहीं सकता। कोचिंग क्या है? कोचिंग भी एक तरह की गाइड है। आपने पढ़ाया, साल भर समझाया, टेस्ट लिए, उसको ग्रूम आउट किया, उस बच्चे को एक्सपोज किया उस कंसर्न सब्जेक्ट्स के लिए, और उसको रेडी किया कि कोई भी क्वेश्चन आएगा फेस करने को रेडी हो। लेकिन आप गारंटी नहीं ले सकते कि बेटा मैं तुम्हें रैंक 1 ले आऊँगा, क्योंकि फाइट बहुत बड़ी फाइट है। अगर मैं मेडिकल की बात करूं, फ्यूचर एक्सपेक्ट्स कैरियर काउंसलिंग इतनी कम है हमारे देश में कि लोगों के नज़र में 3 या 4 या 5 कोर्सेज हैं जो हिट लिस्ट पे हैं। पहला मेडिकल हो गया, दूसरा इंजीनियरिंग हो गया, तीसरा BBA BCA BCom हो गया, और एंड में MBA MCA हो गया बाद में। इंडिया में लगभग 192 टाइप के कोर्सेज होते हैं जिनमें आज भी सैलरी वेल इक्विप्ड है, और सैलरी डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा है। थोड़े से एग्जाम्पल जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, इवन जो बड़े बड़े जो टनल्स होते हैं न्यूक्लियर्स के, उनके अलग से उनका मेंटेनेंस है, अलग अलग कोर्सेज होते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, PIL है, देयर सो मेनी अदर प्रोग्राम्स आर देयर, जिसको हम कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? इसके बहुत रीजंस हैं। प्राइवेट प्लेयर्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में, जो काउंसलिंग करते हैं, वो ज़्यादा इंडल्ज होना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत डीप थॉरो स्टडी है, गवर्नमेंट ने बैकग्राउंड दी नहीं है। और बच्चा कैसे इन्फ्लुएंस होता है? बच्चा ऐसे इन्फ्लुएंस होता है, मेरे अंकल जी डॉक्टर है, मेरा भैया डॉक्टर है। चीज़ ये है कि आप इन्फ्लुएंस की जब बात करते हैं, अभी ऐसा क्यों है कि नीट का जो मार्केट है वो इतना इन्फ्लुएंशियल है कि 40 लाख लोग के करीब लोग देते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस का रीज़न क्या है अगर हम नीट की बात करें? इस बार नीट UG का एग्जाम 23 लाख बच्चों ने दिया, 25 लाख ने फॉर्म भरा। इसके अलावा नीट PG अलग हो गया, फार्मेसी वाले बच्चे अलग हो गए, नर्सिंग वाले अलग हो गए जो फॉर्म्स भरते हैं। तो टोटल वैल्यूम 38 से 40 लाख का वॉल्यूम बन गया अगर हम पूरी इंडस्ट्री ऐड कर लें तो नीट की इंडस्ट्री है वो लगभग 26-27 लाख की है, PG UG SS मिला के 28 लाख। यानी वो 28 लाख एस्पिरेंट्स, उसमें से 5 लाख तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं और आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें आगे पढ़ना है। कुछ को MD MS करना है, कुछ को DM करना है, कुछ को MCH करना है, वो एक अलग मॉड्यूल है। और कुछ ऐसे हैं जो अभी MBBS करना चाहते हैं। ये क्रेज़ कैसे पैदा होता है? आपको डॉक्टर का क्रेज़ कैसे है कि मैं डॉक्टर बनना है?
आपने नाम सुन गए इस देश के बहुत नामचीन 50 डॉक्टर हैं, आप उनके पास गए, आपने देखा बहुत पैसा है, बहुत वैल्यू है। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 50% बच्चा आता है जो बहुत पुअर बैकग्राउंड से होता है, अपनी फैमिली को, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इसलिए वो डॉक्टर बनना चाहता है। उसे लगता है कि मॉनेटरी बहुत फ़ायदा है। और कुछ बच्चा ऐसा होता है जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, तो उन्हें अपनी कुर्सियाँ संभालनी है आगे चल के, उन्हें अपनी इंडस्ट्रीज कंटिन्यू करनी है। कुछ बच्चा ऐसा होता है। और कुछ बच्चा ऐसा होता है जो सिर्फ यही करने आता है कि ये एक वाइट कॉलर जॉब है, रेपुटेशन है, डॉक्टर साहब इज्जत है, रेपुटेशन है, नाम है, और मैं देश का बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा। ये चाहत बढ़ती जा रही है। 2017-2024 का अगर डेटा देखें तो बहुत फर्क है। 7 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे और अब 24 लाख भर रहे हैं, तो डेली बच्चा बढ़ रहा है। सीट्स गवर्नमेंट के पास उतनी है नहीं। कितनी सीटें हैं अभी? 40 लाख का अगर हम कंपटीशन करें तो अगर हम 40 लाख करें, उसमें हम BDS, BAMS, BHMS, B फार्मा, BPT, BSc नर्सिंग, GNM नर्सिंग सब ऐड ऑन कर दें तो लगभग सीटें लगभग 4.5 लाख 4.5 लाख सीटें हो गई, तो यानी 10%। मेडिकल की बात करूं MBBS के तो 1,11,000 या 1,19,000 सीटें हैं सिर्फ, जिस पे फाइट होती है। अब जो नीट का एग्जाम हुआ है, 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, वो 1,13,000 सीट के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ ऑलरेडी बहुत हाई जा चुकी। एक मेंटल ट्रॉमा ऑलरेडी उन्हें हिट कर रहा है कि साल भर पढ़ के 720 में 650 नंबर ले आया मैं, तो भी मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा। अब इससे बुरा और क्या होगा मेरे साथ? क्या जो हमारी कैटेगरीज हैं, जनरल, SC, क्या ये भी इसमें इम्पैक्ट करती है? जनरल, OBC, EWS, ये 3 कैटेगरीज का कट ऑफ नियर बाई 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहता है, ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम नहीं है। SC ST में भी मॉड्यूल पहले क्या होता था, जो ट्राइबल ग्रुप हुआ करता था वहाँ अवेयरनेस कम थी, एजुकेशन लेवल कम था, लेकिन अब ST और ट्राइबल बेल्ट्स में बहुत एजुकेशन जाने लगी। गवर्नमेंट के काफ़ी प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसकी वजह से चीज़ें फैलती हैं, और अब वो भी कुछ बनना चाहते हैं, तो उनके कट ऑफ पे भी अंतर है। लेकिन आज अगर 655 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS मिल रहा है, तो यही सेम 570 पे ST को मिल जाएगा, 560 मार्क पे ST को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि नीट में ये जो बाढ़ आ रही है, जो इतने सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो नीट करके होगा क्या? बिकॉज ये भी एक कन्फ्यूजन है। मतलब हो सकता है मेरा पर्पस कुछ और हो, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मतलब नीट मैंने कर लिया, बट अब मैं क्या बनूंगा? नीट एक तरह का एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, स्पेशली 3-4 कोर्सेज के लिए। ठीक है। MBBS, BDS, BAMS और BHMS। अच्छा। अगर इंडिया में किसी को भी ये 4 कोर्स करने हैं तो उसको नीट एलिजिबल होना अनिवार्य है, जिसमें से जो प्लैटिनम प्रोडक्ट है वो MBBS है। अच्छा। वो सबको चाहिए। जो गवर्नमेंट नहीं निकाल पाते हैं और फाइनेंशियली कमजोर होते हैं, वो गवर्नमेंट में BDS में जाते हैं। ठीक है। अदरवाइज वो बच्चे ड्रॉप करते हैं। ओके। ये एक तरह का फितूर है, लाइक UPSC। लोग मानते हैं कि UPSC बहुत बड़ा टफ एग्जामिनेशन है, मैं कहूंगा जी नीट भी ऐसे ही टफ एग्जामिनेशन है। अच्छा। जितनी डेडिकेशन UPSC में लगती है ना, उतनी डेडिकेशन नीट में भी लगती है। और UPSC की डेडिकेशन लगती है ग्रेजुएशन के बाद, यहाँ लग रही है 12th होते के साथ। यानी कि 18 साल के बच्चे की डेडिकेशन और 21 साल के बच्चे की डेडिकेशन बहुत अंतर होता है। मुझे सपने होते हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरी लाइफ ऐसे होगी, मैं बहुत नामी डॉक्टर बनूंगा। इवन बात सिर्फ डॉक्टर बनने की नहीं है, बच्चे ये मन बना लेते हैं कि मैं सर्जन बनूंगा, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन बनूंगा, मैं ऑन्को सर्जन बनूंगा। वो इंस्पिरेशंस आती हैं उसको, सफेद कोट पहन के वो कहीं भी उसे एक लगता है कि मैं गले कुछ में डाल करूंगा। के घूमूंगा। और बहुत अच्छी बात है, ये लगना चाहिए। लेकिन आपको अगर मैं ट्रूथ रियलिटी बताऊं तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। आज की तारीख में इंडिया में प्योर MBBS की एक सैलरी जो है वो 70,000 से लेके 1 लाख है मात्र। अच्छा। पर मंथ, जो कि इंजीनियर्स के बराबर कम है। इसका रीजन क्या है कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर से देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा होगी, इसलिए इतनी वो रेस है। वो कब है? MBBS किया, MBMS MD करी, DM करी, फेलोशिप करी, 5 साल एक्सपीरियंस किया, और तब जाके वो मॉनिटरी पार्ट है। अच्छा। लेकिन सवाल है, 18 साल में अगर जर्नी स्टार्ट करी है मैंने, तो मैं 35 साल तक
सेटल होऊंगा, 38-39 से मैं अर्निंग स्टार्ट करूंगा, और तब जाके वो चीजें बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती हैं, जिसको देख के बच्चे कहते हैं मैं करूंगा। लेकिन सवाल क्या है, वो जो 12-13 साल का जो स्ट्रगल है ना, वो बहुत है। करने वाले करते हैं, करने वाले करते हैं, बच्चे मेहनत भी बहुत करते हैं, रात और दिन एक कर देते हैं। ये जो 18 साल की जो एज है, यहाँ पे मैच्योरिटी या यहाँ के बच्चों की मेंटल हेल्थ इतने प्रेशर को लेने के लिए आपके हिसाब से कितनी रेडी होती है? मतलब मेरे होती भी है कि नहीं होती? रेडी होते हैं वो। कुछ की उम्मीदें होती है खुद करना है, कुछ की उम्मीदें होती है माँ बाप कहते हैं कि नहीं बेटा मैं तुम्हारी मम्मी बनना चाहते थे, लेकिन कोई वजह तुम अपना पूरा करोगे। ये देश की पुरानी टेंडेंसी है जो चली आ रही है, प्रथा। बच्चा बहुत रॉ होता है, उसे अवेयरनेस नहीं होती, कैरियर काउंसलिंग कभी की नहीं होती, उसे लगता है डॉक्टर ही एक रास्ता है, वही बनूंगा मैं। एंड ऑफ डे क्या होता है, जब वो कर लेता है, जब बन जाता है, जब वो देखता है इतना स्ट्रगल है आगे चल के, इतनी लंबी स्टडीज हैं, तो कहता है अब क्या करूं, गलत रास्ते। ये एक ऐसा कुआं है जिसमें एंट्री है, आउट नहीं है। मैं ऐसे कम से कम कई एग्जांपल अपनी लाइफ में फील किए हैं जो कर सकता हूं, कि लोग MBBS करके MBA करते हैं, लोग MBBS करके UPSC देते हैं, इवन लोग MBBS करके SSC तक का एग्जाम देते हैं। क्या MBBS करके जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या लोग मेंटल हेल्थ काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट भी बनते हैं? हाँ, बनते हैं। ओके, कितने %? बहुत या कम, कोई नंबर? बहुत कम, बट बनते हैं। बनते हैं। उनके पीछे का विजन। साइकेट्री एक डिपार्टमेंट ब्रांच है, साइकेट्री, वो लोग करते हैं, उसकी सीट्स अभी बढ़ने लगी हैं। पहले बहुत कम थी, और अब वो एनकरेजिंग ब्रांच भी हो गई। पहले एनकरेजिंग ब्रांच नहीं थी, अब वो डिमांडिंग ब्रांच बन रही है। पिछले 2-3 सालों से देखा गया है काउंसलिंग में कि ब्रांच बढ़ रही है, और लोग अब कर भी रहे हैं सेक्रेटरी। और आने वाला वक्त बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि हमारा देश, अगर मैं बात करूं, 60% लोग हैं जो डिप्रेशन के कगार पे हैं। बिल्कुल, एक रफ आइडिया है ये। 60% लोग डिप्रेशन की कगार पे, और जो एज ग्रुप है वो डिप्रेशन का, वो क्या है, वो 18 से लेके 35 तक का ग्रुप है, जो मेन ग्रुप, जो मेन यूथ है। कुछ लोग जॉब की वजह से परेशान है, कुछ फैमिली की वजह से परेशान है, कुछ मॉनेटरी परेशान है, कुछ एक दूसरे को देख के परेशान है, कुछ अपने दुख से दुख नहीं, कुछ दूसरे अपने के सुख से दुखी है, कुछ ये देख रहे हैं उसने जर्नी मेरे साथ शुरू करी थी और आज वो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया, कहीं ना कहीं शुरू है। अब इसमें क्या रीजन है कि आप जब बच्चा एक नीट की तैयारी करता है ना, या यूजी करे या पीजी करे, तो वो 10 महीने या 11 महीने एक मेंटल ट्रॉमा में बीत रहा होता है। उसका हर दिन होता है गवर्नमेंट कंपटीशन बढ़ा रही है। बिल्कुल, इस बार एनटीए ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एनटीए ने कहा 650 नहीं लाओगे तो सीट नहीं मिलेगी भाई गवर्नमेंट की। प्राइवेट कॉलेज देश में 70 लाख से कम नहीं मिलते। 70 लाख रुपीज अगर हैं आपके पास तो आप प्राइवेट में MBBS कर सकते हैं। मिनिमम जो है वो 60 लाख रुपए है। कर्नाटका की फीस जो 10.5-11 लाख पर ईयर है। 4.5 साल की भी हॉस्टल में 60-65 लाख की बैठती है। और इस देश में बहुत बच्चा ऐसा है जिसपे कैलिबर है, जो हिम्मत करता है, रात और दिन सपना रखता है। आपको शायद पता नहीं होगा, नीट की तैयारी 1 साल में नहीं होती, नीट की तैयारी 3 साल में होती है। जब 10th कर लेता है ना, माँ बाप कहते हैं बेटा ज्वाइन कर लो, तब से चालू हो जाती है। अभी से शुरू हो जाती है तैयारी। 11th 12th कोचिंग्स बहुत मेहनत करती हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और तब जाके पता चले कि 650 पे भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। एक चीज़ और, क्योंकि हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने डिफ़िकल्टी लेवल तो बढ़ा दिया, सीटें भी लिमिट में हैं, मास ऑडियंस बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है बच्चों के प्रेशर को लेके, या फिर जिन बच्चों को नीट के बाद जिनको सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही है, जो सुसाइड कर रहे हैं, या जिनके एक ट्रॉमा में चले जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है? तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट कर रही है या उन्हें कुछ करना चाहिए? थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए, जानना चाहूँगा। मेरे अकॉर्डिंग इसलिए करना चाहिए, 24 लाख बच्चों की क्वांटिटी कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, जो एक कंसर्न कोर्स या कंसर्न एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं। उनके मेंटल हेल्थ के बारे में कोई ना सोच रहा है ना सोचना चाहता है। उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे, उनकी उम्मीदें, उनके ड्रीम बहुत भारी हैं। वो कैसे टैकल करते हैं, वो हेड सॉफ्ट है बच्चों पे, कैसे टैकल करते हैं। तो बच्चे खुद ही कर रहे हैं अभी सब, बच्चे खुद ही कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लाया था कि हम नीट की कोचिंग्स कराएंगे, हम बच्चों को मेंटल हेल्थ काउंसलिंग्स करेंगे, ऐसा सोचा गवर्नमेंट ने, प्रपोजल भी था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और इसको करना बहुत जरूरी है। एंड ऑफ द डे मैं चाहूंगा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, एटलीस्ट वो अपने भले पेड कोर्सेज लॉन्च करें, लेकिन वो मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए कुछ करें कि जिससे चीजें
सूटेबल हो पाए, शायद कुछ नहीं। अगर हम 10 सुसाइड हो रहे हैं, अगर हम 2 रोकने में भी कामयाब हो गए तो हमने 2 की जान बचा ली, तो बहुत बड़ा नंबर है। करेक्ट। और बच्चों को ये कभी नहीं फील होने दें कि बेटा अगर नीट नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो गई। नहीं हुई जिंदगी खत्म, बहुत चीजें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। नीट नहीं हुआ कोई बात नहीं, नीट नहीं हुआ, राइट। देयर आर सो मेनी अदर वेज आर देयर जो हम उसको कर सकते हैं और मिलके किया जा सकता है। अच्छा, एक बच्चा अगर नीट नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत बड़ा मास है, 40 लाख बच्चों में 2 लाख ही बच्चे जा पा रहे हैं, फिर भी मेरे 48 लाख बच्चे ऐसे हैं आज इस देश में जो कुछ नहीं कर पाते हैं या नीट को क्वालिफाई नहीं कर पाते। वो 48 लाख बच्चे क्या करें अब? मतलब क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लोग ये समझें कि अगर मेरा नीट नहीं हुआ नहीं, है अब मैं आपको तो भी बताता मेरे हूँ। पास एक ऑप्शन है। इसमें एक ट्विस्ट और है। ओके, 23 लाख बच्चों ने एग्जाम लिखा नीट का, ठीक है, 13 लाख को आपने क्वालिफाई कर दिया। ठीक है। आपने कहा ये 13 लाख बच्चा एलिजिबल है जो नीट में एमबीबीएस या बीडीएस या बीएमएस बीएचएमएस लेगा। ओके। एमबीबीएस की सीटें लगभग 1,11,000 के आसपास है, बाकी सारे कोर्सेज की मिला के 1,00,000-1,15,000 है। ठीक है। तो लगभग 2.5 लाख बच्चा ही कवर्ड हुआ। इसमें कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, वो अब्रॉड चले जाते हैं। अच्छा। क्योंकि इंडिया में बहुत महंगाई है, 70 लाख है, अफोर्डेबल नहीं है 70 लाख। फॉरेन में वही 30 लाख 40 लाख की मिल जाती है, तो फॉरेन चले जाते हैं, वहां से करके आ जाते हैं एमबीबीएस। जो नहीं कर पाते उसमें तो कुछ अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, कुछ बीएससी ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ बच्चे फार्मा कर लेते हैं, कुछ नर्सिंग कर लेते हैं, या कुछ और एडिशनल कोर्सेज कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टेक्नीशियन कर लेते हैं। लेकिन 90% मेजोरिटी कहती है नहीं जी मैं तो एमबीबीएस ही करूंगा। वो ड्रॉप करता है। अच्छा। वो कहता है पापा 1 साल और दे दो, मेहनत करूंगा। पापा कहते हैं बेटा करना है तो अपने बल पे करियो, पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। तो रात और दिन उस ट्रॉमा में बीतता है। फिर काउंसलिंग चलती है, 4 महीने लंबा पैटर्न है काउंसलिंग का। अब उसमें डर रहता है मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको मिल गया उसको मिल गया। अब पता चला मेरा बजट 50 लाख का है, मेरे साथ वाले ने 80 लाख में ले लिया, उसके नंबर मेरे से कम थे। तो ये हुआ पापा मेरे नंबर इतने अच्छे हैं, पैसे वाले ने ज्यादा ले लिया। तो ये जो ट्रॉमा है, ये मेंटल प्रेशर है ना, इसको संभालने वाला देश में कोई नहीं है। माँ बाप पूछिए, माँ बाप से सोते नहीं है रात रात भर। जैसे अब रिजल्ट आया मेरे, मतलब मैं यूजी बहुत कम करता हूँ, काउंसलिंग पीजी की ज्यादा करता हूँ, फिर भी मेरे पास काफी कॉल्स हैं यूजी की जो ये कहते हैं सर 650 नंबर आ गए, क्या मिलेगा? सर 670 आ गए, बेटे का मन एम्स दिल्ली का था, नहीं मिलेगा। आप सोचिए उसकी मायूसी है, साल भर की उम्मीद थी, रात और दिन करके उसने पढ़ाई करी और कट ऑफ इतनी हाई है कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो कॉलेजेस मिल रहे हैं जो पिछले साल 620 नंबर में मिल रहे थे। तो वो उम्मीदें, वो आशाएं। अच्छा, इस रिजल्ट में एक चीज़ और निकल के आई है, जैसा कि मैं सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग देख रहा था, कुछ लोगों ने इसे ब्लैक डे कहा, कुछ लोगों ने इस रिजल्ट को स्कैम कहा। तो ऐसा क्यों, ये नैरेटिव्स क्यों इस इंडस्ट्री में सेट क्या हुआ? जब जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन खबर आई राजस्थान से कि यहाँ पेपर बाहर आ गया। अच्छा। 20 ने डिक्लेरेशन दिया कि वो पेपर बाहर इसलिए आ गया था कि लैंग्वेज चेंज का पेपर मिल गया था बच्चों को, तो पेपर बाहर आ गया। अच्छा। उसके बाद अगले दिन खबर आई कि पटना में कुछ लोग अरेस्ट हुए पेपर लीक करते हुए। फिर खबर 1-2 राज्यों से और निकल के आती रही। पटना पुलिस ने पूरी चार्जशीट बनाई, डिटेलेशन किया, पूरे लोग अरेस्ट भी किए हुआ। एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दे दिया जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है फिर अभी उसको लेके। इसी के भी रिजल्ट 14 जून को आना था, 4 जून को रिजल्ट आ गया। क्या हड़बड़ी थी इतनी जल्दी रिजल्ट निकालने की? वो नंबर आ गए जो आज तक कभी नहीं आए। 719 आ गए, 718 आ गए। अरे भाई साहब 716 मंजूर था, 715 मंजूर था, 720 मंजूर था, 18 और 19 कहाँ से आ गए? आपने कह दिया जी ग्रेस मार्क दे दिया हमने। ये ग्रेस मार्क का पैटर्न कहाँ से आया? क्या आपने प्रोस्पेक्टस में दिया था? जी बिल्कुल नहीं दिया था। आपने कहीं लिखा था? बिल्कुल नहीं लिखा था। कैसे आ गया है? और मुझे जहां तक पता है कि ग्रेस मार्क की कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक, तो एक बात और है, डाला कहां से? गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन किया कि हमने ये ग्रेस मार्क का जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमने कोर्ट का डिसीजन से उठाया है। भाई साहब वो कोर्ट का डिसीजन क्लैट एग्जामिनेशन के लिए था और वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। अब वो ऑनलाइन एग्जाम क्या हुआ था? सॉफ्टवेयर पे हुआ था ऑनलाइन एग्जामिनेशन। वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर पे हुआ था, तो उसमें डिफिकल्टी आई थी, तो ग्रेस मार्क का प्रावधान क्लैट में दिया गया था। लेकिन यहाँ पेपर ऑफलाइन था। अगर आप ऐसे काउंट करेंगे तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके आधा घंटा 15 मिनट खराब हुआ, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं था कि उन्हें अपील भी करनी होती है आगे जाके, उन्हें मेल करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है एनटीए को।
लैक ऑफ अवेयरनेस हो गई। आपने कब नोटिस निकाला, किस नोटिस में आपने ये लिखा है, ये बता दीजिए कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे। पूरा प्रोस्पेक्टस मैं 4 बार पढ़ चुका हूँ प्रोस्पेक्टस। तो अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो मतलब आपकी क्या राय है इस पे, पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? एक तो हो गया न्यूज़ क्या कहती है, ऑब्जेक्शनल पार्ट है, हुआ या नहीं हुआ। पटना पुलिस कहती है उनके पास सबूत है, हुए। अच्छा, वो उन्हीं के पास है, कहीं सोशल मीडिया पे कहीं अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो उनके पास है। अब इसको कोर्ट कैसे देखेगा, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस नतीजे से कई बच्चों का भविष्य एक स्टेक पे है, तो स्टेक पे है, उनकी डाउट में है, चीजें डिलेमेटिक है, क्लियर नहीं है। मेरा कहना है एनटीए क्लियर कर देगी वो जो अरेस्ट हुए थे वो क्यों हुए। एनटीए बता देगी जी वो अरेस्ट हुए थे, कुछ नहीं मिला, क्लैरिफिकेशंस दे दे तो चीजें समझ में आ जाएं। एक बात एनटीए एक बात का सवाल और दे दे, एक क्लासरूम से 5 6 7 बच्चों का रैंक 1 आया है, वो कैसे आया है? वो भी सोशल मीडिया पे क्लिप चल रही हैं, टेलीग्राम पे फ्लोट हो रहा है। राइट। एंड ऑफ द डे कुछ तो क्लैरिफिकेशन दीजिए, कम से कम उन बच्चों को संतुष्टि तो हो जाए कि जी हाँ मैंने मेहनत करी थी, जस्टिफाई नहीं हो पाई। उन्हें तो ये लग रहा है स्कैम हुआ है, आप कह रहे हो स्कैम नहीं हुआ है। टेंडेंसी बता रही है कि स्कैम हुआ है। क्या हुआ है ना मैं कह सकता हूँ ना आप कह सकते हैं, और कोई नहीं कह सकता, प्रूफ नहीं है। आपके 14 साल के करियर में आपको क्या लगता है कि ये स्कैम इसी साल हुआ है, या ये हर साल होता है, या ये कोई गवर्नमेंट से कोई गलती हो गई जिसे छुपाया जा रहा है? मतलब क्या ट्रेंड है मोस्टली इस इंडस्ट्री का? सवाल बड़ा अजीब सा सवाल है। इसका सवाल ये है, जब जब पेपर लीक्स हुए, कुछ बार री एग्जाम्स हुए, कुछ बार गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया नहीं हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ये पहली बार हुआ कि कट ऑफ इतना ऊपर चला गया। ये पहली बार हुआ, ये पहली बार हुआ कि 720 में के 720 69 बच्चों के आ गए। ये पहली बार हुआ कि 718 नंबर दिए गए। ये पहली बार हुआ कि 719 नंबर किसी को अलॉट हुए। ये पहली बार हुआ कि इतने ज़्यादा ग्रेस मार्क्स अलॉट हुए। ये पहली बार हुआ। तो क्या ऐसा नहीं कह सकते कि ज़्यादा लोगों के 1 आए तो ज़्यादा लोगों ने मेहनत करी होगी? कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं, मैं बात को डिनाई नहीं कर रहा, एकदम कह सकते हैं। हो सकता है कट ऑफ इतनी ही हो सकता है कट ऑफ सही में इतनी आई हो, लेकिन एज ए इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री हम एक क्लैरिफिकेशन विद प्रूफ चाहते हैं। लेकिन ग्रेस मार्क्स तो फिर भी एक ग्रेस मार्क कहाँ से आया? चलो कट ऑफ मान सकते हैं कि ऊपर चला गया, ठीक है। और आपने एक बात, मेरा कहना एक है, ऐसा क्या क्राइटेरिया आपने सेट किया कि आपने 120 नंबर का ग्रेस मार्क दे दिया? ऐसा क्या क्राइटेरिया है? 120 नंबर का ग्रेस मार्क कहाँ प्रूव है? ये कहीं नहीं है। कोई प्रूफ दिया? आपने डिटेल्स बताई, एनटीए ने पहले रैंक के साथ डिक्लेयर किया, फिर आप परसेंटाइल पे ले आए। क्या गलती छुपाना चाह रहे हैं? तो क्या गवर्नमेंट सच में गलती छुपाना चाह रही है? बिकॉज अभी नई सरकार भी बनने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट साइड से रास्ता काटना चाह रही है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो इस किसी भी डिस्कशन में पड़े, लेकिन इतने सारे बच्चे हैं तो मेरे हिसाब से इनके लिए इनके पेरेंट्स को, इनकी फैकल्टीज को, यूट्यूबर्स को, ब्लॉगर्स को आवाज उठानी चाहिए। न्याय मिले या नहीं मिले एक अलग बात है, अपोजिशन को, लेकिन सच बोलना अधिकार है और सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट कार्यकाल में हम ये समझे कि इस मुद्दे को अपोजिशन उठा सकती है? हम इसमें ये तो यही जवाब दूंगा, अभी तो सरकार फॉर्म होगी, मिनिस्टर्स बनेंगे, अलॉट होगा, डिस्कशन होगा, कोर्ट में केस लाइन अप है। अब जितनी जल्दी, एक बात और बताइए, 14 जून आपने कहा रिजल्ट आएगा, इलेक्शन का रिजल्ट था, आपने नीट का रिजल्ट निकाल दिया। अब क्या समझे हम इस बात को कि आप न्यूज़ हाइड करना चाह रहे थे? पूरी मीडिया वहां लगी हुई थी इलेक्शन पे, तो आप क्या चाह रहे थे? आपने फिर तुरंत परसेंटाइल चेंज कर दी। बहुत सारी चीजें हैं। उंगली, मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट गलत है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कुछ तो है जो फिशी है। और ये जो ब्लैक डे लोग इसको कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं ब्लैक डे, इसीलिए कह रहे हैं 720 के एग्जाम में 554 पे 554 मार्क्स पे ही अगर गवर्नमेंट सीट मिलनी है तो कहाँ ले जाओगे? और कट ऑफ कितना बढ़ाते जाओगे? कहाँ ले जाओगे? या एक काम करो, इसके तो दो मतलब हैं, या तो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ब्राइट हो गए हैं, या कोचिंगों ने अपनी जी जान लगा दी है पढ़ाने में, या गवर्नमेंट ने पेपर इतना आसान दे दिया है
या फिर कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा, कोचिंग की जब आपने बात कही तो कोचिंग में भी ये मतलब आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड चल रहा है, बीच में कुछ टीचर्स भी वायरल हुए कि कोचिंग में पैसा कमाया जाता है, कोचिंग के थ्रू बच्चों को गुमराह किया जाता है, कितने सारे ट्रेंडिंग चले। तो ये जो नीट प्रिपरेशन की कोचिंग का जो सच्चाई है उसको कैसे मतलब मैं एक बात बताऊं, देखिए क्या होता है ना, कोचिंग में फैकल्टीज आती हैं, पढ़ाती हैं, क्लासरूम में 500-1000 बच्चे होते हैं, सब पढ़ते हैं, सबका IQ लेवल सेम नहीं होता, ठीक है। कल की तारीख में किसी कोचिंग में 50,000 बच्चे एनरोल्ड हुए और 5 या 6,000 ने रैंक निकाला, तो वो क्या थे, वो रिफर बच्चे थे, यानी वो कर सकते थे, थोड़ी पॉलिश चाहिए और हो गई। उस उम्मीद में बच्चे जाके ज्वाइन करते हैं कि मैं भी हो जाऊंगा। होते सब हैं, कुछ साल में होते हैं, कुछ 2 साल में, कुछ 3 साल में, या कुछ स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, समझ आ जाता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो ये अलग बात है। कोचिंग्स का इसमें मैं ब्लेम करना गलत कहूँगा कोचिंग्स को, क्योंकि पैसा कमा रहे हैं, उनकी फैकल्टी के चार्जेस हैं, एडवर्टाइजमेंट्स बहुत हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस 2-2, 5-5 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस हैं उनके। हर आदमी स्केल अप करता है। पहले क्या था ना, संतुष्टि नाम की चीज़ अब खत्म होती जा रही है। अब क्या है ना, दुनिया भाग रही है, मेरा भी ये हो, मेरा भी ये हो, और लोग आ रहे हैं, लोग करना क्यों नहीं करेंगे, स्केल अप कर रहे हैं। कल की तारीख में आपको मौका मिलेगा अपने कंपनी को बढ़ाना, तो आप भी बढ़ाएंगे, तो वो कहाँ से कवर होगा, वो लोगों से तो कवर होगा। लेकिन आपने ये जो लिमिट लगाई है अपनी ग्रोथ के लिए, या फिर मैं कहूँगा ग्रोथ नहीं, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी एक्सपेक्टेशन को, कि मैं तो सिर्फ 1000 बच्चे लूँगा एक साल में, आप नहीं कमाना चाहते? इसका सवाल है, हर आदमी की नीड होती है। मैं खुश हूँ, मैं चाहता हूँ मैं 1000 बच्चों को टेक केयर करूँ, लेकिन सफिशिएंट टेक केयर करूँ। मैं चाहता हूँ 1 to 1 दे। अगर किसी को मेरी बुराई भी करनी है ना, तो वो सोशल मीडिया पे ना लिखे, मुझे फ़ोन कर करके बोले गौरव जी ये गलत किया आपने, ये करियर एक्सपर्ट की यूनिकनेस। हाँ ये गलत किया, व्हाट्सअप करे मुझे कि आपने ये गलत किया, मैं उसे जवाब देने लायक लायबल बनूँ। मुझे पता हो कि वो 1000 बच्चे कौन हैं, मुझे पता हो कि उनका टारगेट क्या है। भीड़ तो दुनिया इकट्ठी कर रही है, कुछ नहीं करना है, एक एप्लीकेशन बनानी है, पुराने कट ऑफ डालने हैं, एनालिसिस डालना है, कंपैरिजन डालना है, 1000 रुपये फीस रखनी है, हो जाएंगे 2 लाख लोग, कमा लिए हमने 20 करोड़ रुपए। ठीक, क्या वो संतुष्टि देगा, क्या वो जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। 1 to 1 आप काउंसिल इंडिया चलाते हैं, 1 to 1 काउंसलिंग करके जो सेटिस्फैक्शन काउंसलर को मिलता है, क्या वो मास में मिलता है? नहीं मिलता है। आप बहुत अच्छा समझा रहे हो 500 लोगों को, समझ कितने लोग हैं? समझते कितने लोग हैं? 50। 100 को डाउट होता है, पूछ नहीं पाता और मिस हो गया। एक होता है स्केल अप। पैसा कमाना इसीलिए ज़रूरी है कि अपना घर चलाना है, कंपनी चलानी है, लेकिन कुछ दे भी तो रहे हैं हम समाज को, कुछ कर भी तो रहे हैं। वो पुराने डॉक्टर हैं जिन्होंने काउंसलिंग ली, उनके बच्चे आते हैं, उनके रिलेटिव्स आते हैं, भरोसे भी तो आते हैं। अगर हम अपना स्केल अप कर दूंगा, मैं अकेला गौरव हूँ, स्केल अप कर दिया मैंने, 20,000 बच्चे ले लिए, फीस कर दी मैंने 5,000 रुपये, ग्रोथ मेरी बढ़ गई, स्केल अप हो गई, कंपनी प्रॉफिट में आ गई, लेकिन डिलीवरेबल्स क्या है 20,000 में, 1000 को भी नहीं दे पाए। स्टाफ दे रहा है, लोग खुश नहीं है, कह रहे हैं नहीं नहीं तो लूटते हैं। मैं आपको बताऊं 1 to 1 काउंसलिंग देने के बावजूद लोग कह देते हैं कि सर आपने ध्यान नहीं दिया, सर आपने ऐसे ही ले ली फीस, सर आप वो डेटा तो यहीं पड़ा हुआ था। लोगों की ज़बान पकड़ नहीं सकते। तो मैं ये बहुत कोशिश करता हूँ कि डेटा कंट्रोल करूँ। मैंने 200 से शुरू करी, 200 बच्चे करता था, फिर 300 किया, फिर 400 किए, फिर 700 की, 800 की, अब 900 की, अब 1000 करी, फिर कभी 800 की, कभी 700 करी। हर साल मेरे लॉट्स बंद हो जाते हैं, स्लॉट्स। नीट पीजी में, यूजी में बहुत कम करता हूँ अब, पहले खूब करता था, 2020 के बाद मैंने कम कर दिया, क्योंकि मैं एक नीश में आ गया पीजी में, जहाँ लोग MS MD करते हैं, फ्यूचर के डिसीजंस होते हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन सी ब्रांच अच्छी नहीं है, कौन सी कॉलेज में कौन सी ब्रांच ज़्यादा बेटर है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो लाइफ लॉन्ग डिसाइड होगा। अब उसमें भी सुन लीजिए, एस्पिरेंट क्या होता है, उसने कहा सर रेडियोलॉजी चाहिए, बस मिल जाए रेडियोलॉजी, कैसे भी मिल जाए। अब उसको काउंसलिंग से मिल गई, तो कहता है सर आपने तो राउंड 2 में उठवा दी थी, स्टे राउंड में से बढ़िया कॉलेज मिल गया। अब खेल आता है मेंटल हेल्थ का, आपका मेंटल हेल्थ कितना स्ट्रांग है वहाँ, आप वेट का, आप पेशेंस कितना कर सकते हैं। एक कहावत है सर, लॉस और प्रॉफिट जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। रिस्क इज ऑलवेज ए रिस्क, प्रॉफिट भी दे सकता है और लॉस भी दे सकता है। कुछ की रिक्वायरमेंट्स होती है, नहीं सर मैं तो बड़ा सिटी लूंगा,
सर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं पेरिफेरी में ले लेता, कॉलेज बड़ा बढ़िया था। तब उस बच्चे ने खुद कहा था कि मुझे शहर में ही रहना है। ये जो कंप्लेनिंग नेचर है ना, ये कभी नहीं जाएगी, एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म ये कभी नहीं खत्म होंगी। तो बेटर है अगर आप 1000 को एनरोल करते हैं और 500 600 700 को बढ़िया के टेक केयर करके आप निकाल के भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया है। उसी से आप ठीक है, सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। कम से कम मुझे इस बात की खुशी है, लोग गाली दे रहे हैं तो मुंह पे दे रहे हैं यार एटलीस्ट। तो अगर मैं कहूँ कि गौरव त्यागी और करियर हरा ने पिछले जो 14 साल में जो काम किया है, तब तक कितने बच्चों का करियर बिल्ड कर चुके हैं? लगभग अगर मैं मेडिकल इंडस्ट्री की बात करूं, नीट पीजी, नीट एसएस, नर्सिंग, फार्मेसी सब मिला के, तो लगभग 25,000 का एक लॉबी है जिसको अब तक टेक केयर कर चुके हैं लगभग 14 साल के कैरियर में। और इस 14 साल के कैरियर में सक्सेस मंत्रा फॉर अ नीट स्टूडेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 10th क्लास, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आई एम श्योर कि आप केटर करते होंगे इस प्रॉब्लम को कि मैं मैपिंग कैसे करूँ अपने करियर की। मैंने 10वीं कर ली, मेरे पास रिजल्ट आ गया, मुझे नीट में इंटरेस्टेड है, मैं नीट क्वालिफाई करना चाहता हूँ। आज से मेरा मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा, अगर आपका मन है आपको डॉक्टर बनना है और अपनी नीट की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ऑलवेज दिमाग में ये ज़रूर रख के चलिए कि 99% में सक्सेस होगा और 1% फेलियर भी हो सकता है। अगर वो 1% फेलियर को टैकल करना आपको आता है तो आप ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होंगे। आपने 1 ड्रॉप लिया, 2 ड्रॉप लिया, 3 ड्रॉप लिया, 4 ड्रॉप लिया और मेडिकल नहीं निकल पा रहा गवर्नमेंट, तो आपको अपने आप को अल्टरनेट कोर्सेज में इंडल्ज कर लेना चाहिए। मेहनत करते रहिए, लेकिन इंडल्ज हो जाओ अलग कोर्सेज में कि जिससे कल की तारीख में अगर फेलियर फेस करना पड़ा तो कैसे मेंटेन होगा। मैं हर पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, व्यूअर्स को, कि अपने बच्चों को फेलियर को सहना और फेलियर को मेंटेन करना सिखाएं कि कैसे इसको डाइजेस्ट किया जाता है। फेलियर सब होते हैं, जो बड़े बड़े आईएएस हैं वो भी कभी फेलियर रहे तब सक्सेस हुए। बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, वो इस बार इलेक्शन में भी देखा गया, जिनका सूरज कभी नहीं उगा, इस बार उनका सूरज उग गया। जिनका कभी नहीं डूबा वो भी लड़खड़ा गए। तो ये वक्त है और ये समय है, फेलियर टेक केयर करना हर आदमी को आना चाहिए, तभी जाके चीज़ें स्मूथ होती हैं। हैंडलिंग फेलियर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि गौरव त्यागी ने अपने फेलियर को कैसे हैंडल किया, बिकॉज फेलियर तो सभी के पार्ट होते हैं ना। देखिए, हर आदमी की ना अपनी सोच होती है। मैं दो चीज़ जानना चाहूँगा यहाँ पे, एक तो आपकी ज़िंदगी का आज तक का सबसे बड़ा फेलियर, और दूसरा उससे आप निकल के कैसे आए। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर 2013 में मेरी ज़िंदगी का ड्रॉबैक आया। ड्यू टू सम रीजंस मेरे 48 ऑफिस थे इंडिया में, सब बंद हो गए और वन नाइट बंद हो गए। एक रात में मेरे 48 ऑफिस बंद हुए। और हर चीज़ का जिम्मेदार आदमी खुद होता है और मैं लेता हूँ उस जिम्मेदारी को। मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं लिमिटेड हो जाऊँगा, मुझे नहीं करना ब्रॉडवे, अब सब बंद करो, बहुत हो गया, नहीं अब सुकून चाहिए। कहीं से फितूर चढ़ा, मेडिटेशन में मैं नाम नहीं लूँगा संस्था का, उनसे मैं जुड़ा। मुझे लगने लगा दुनिया कुछ नहीं है, ये मोह माया है। फिर मुझे एक वक्त के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि जीवन तो चलाना ही है, फैमिली बढ़नी है। फादर मेरे एजुकेशन में थे, क्लास 1 ऑफिसर थे, अंडमान निकोबार से थे। फादर की एक्सपेक्टेशंस थी, प्रूव किया कि मैं नालायक नहीं हूँ, लेकिन करूँगा वही जो मुझे अपना करना है। उनके अगेंस्ट में ज़रूर चला कि मुझे करना वही है, और उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। वो 2020 में एक्सपायर हुए कोविड में, उन्होंने मेरा आखिरी दिन तक ये साथ दिया, जो करना चाहते हो बेटे करो। 2013 में मेरा फेलियर स्टार्ट हुआ और 2016 में मैं खड़ा हुआ दोबारा से, और 2013 से अच्छा खड़ा हुआ, और अब तक मैं मेंटेन्ड हूँ। और अब मैंने अपने आप को बहुत सीमित कर लिया है। मैंने रोटरी भी ज्वाइन की हुई है, रेड क्रॉस भी ज्वाइन किया हुआ है, समाज सेवा भी करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, लोगों को कोशिश करते हैं फ्री एडवाइजेस भी दें। अब ज़्यादा ना भूख है, अब ना भीड़ है। मैं समझ चुका कि क्या सच है, जिंदगी का असली सच क्या है। ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे अब ठहराव आ गया है जीवन में। ज़िंदगी का असली सच क्या है वैसे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ज़िंदगी का असली सच ये है कि जब आप संतुष्ट हो जाए ना, जब अंदर से ये आ जाए कि साल में मैं इतने कमा रहा हूँ और मेरे हाउस होल्ड खर्चे इतने हैं और मेरा जीवन इतने बढ़िया से चल रहा है और मैं एक लाइफ मेंटेन कर रहा हूँ, इट्स बेस्ट। 2-4 आरे प्यारे हों, 2-4 बढ़िया दोस्त हों, हंस लें, बोल लें, मजाक कर लें, खेल लें, कूद लें, और रात को सुकून की नींद आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये है। और मैं चाहूँगा, लेकिन मैं अपनी सोच लोगों पे थोप नहीं सकता, लेकिन मैं कहूँगा जो लोग इस बात को जितना जल्दी समझ जाएं
शायद वो फेलियर वाली कंडीशन नहीं आए, और ठोकर लग के ही समझ में आता है। मैंने नौकरियां छोड़ी थी तो मेरे घर वालों ने खूब कहा था क्यों छोड़ दी, तुम पागल हो, लोगों को मिलती नहीं है इतनी महंगी नौकरियां। मेरे साथ वाले आज कैलिफोर्निया में हैं, कनाडा में हैं, कुछ दोस्त IAS भी हैं, 2-4, एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो ONGC में डायरेक्टर भी है, IOCL में कुछ लोग हैं। तो साथ के लोग ज़रूर एक लेवल पे हैं, मैं एक एंटरप्रेनर हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा अपने आप को सुखी मानता हूँ, संतुष्ट नहीं, सुखी भी मानता हूँ। 6 महीने काउंसलिंग करता हूँ, 6 महीने फ्री रहता हूँ, घूमता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, घर वालों को भी टाइम देता हूँ, ठीक है, इट्स ओके। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं मर्सिडीज़ नहीं मेंटेन कर सकता, ये मैं जगवार नहीं मेंटेन कर सकता, मैं नहीं रह सकता 1000 गज की कोठी में, लेकिन मैं अगर 200 गज के घर में रहूँ, 300 गज के घर में रहूँ और आराम से सुकून से सो जाऊँ ना, बहुत है मेरे लिए। और यही नहीं मिलता लोगों को। लोग बहुत बड़ा होके भी अंदर से दुखी हैं। वो एक अंदर कोट भी है दुखी ना हैं। कि आप जगुआर में भी ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन आप दुखी हैं। आप दुखी हैं? नहीं जी, मैं स्विफ्ट में चलता हूँ, मैं खुश हूँ, मैं इनोवा में चलूँगा, मैं खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए बड़े तामझाम, जितना हूँ मैं सफिशिएंट हूँ, सर्विसेज दूँ, ठीक है। अगर किसी कोई कहता है कि आपने गलत किया, मैं मानता हूँ हाँ मैंने गलत किया, कोई कहता है आपसे गलती, मैं मानता हूँ हाँ मैंने गलती करी, मैं एक्सपेक्टेशन रखने में कामयाब हूँ। तो आपकी ये जो एक्सपेक्टेशन है या जो फिलॉसफी है लाइफ को लेकर, इसको आप बच्चों से कैसे कनेक्ट करते हैं, उन बच्चों से जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते? जो नहीं कर पाते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कोई बात नहीं, नीट नहीं क्वालिफाई हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई। हो सकता है ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करो। देश में सोशल मीडिया है, देश में बहुत सारे काउंसलर्स बैठे हैं, देश में बहुत सारी फर्में हैं जो सही रास्ता दिखाती हैं, उनसे मिलें, ये जाने कि और क्या ऑप्शन है कि ज़िंदगी में आप कर पाएँ। एक बात मैं और कहना चाहूँगा हर बच्चे से और हर पेरेंट्स से भी, एक टारगेट ज़रूर डिसाइड कर लो कि क्या चाहिए, पैसा या नाम। नाम आएगा, पैसा अपने आप आएगा। वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग है कि सिंपल पापा सी मैं बात कम है। कमाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा। खुश रहूँगा। तो बट आप ये चीज़ समझते हैं कि पेरेंट्स सही सलाह नहीं दे पा रहे बच्चों को? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, पेरेंट्स सलाह देते हैं, लेकिन कई बार ना पेरेंट्स की भी उम्मीदें होती हैं, जब वो पूरी नहीं होती दिखती सामने वाले से, डिसअपॉइंट हो जाते तो वो भी डिप्रेशन में आते हैं, उन्हें भी गुस्सा आता है, एक तो मैंने इतनी मेहनत करके इतना पैसा खर्च किया और तुम नहीं कामयाब हो रहे हो, एक उनका भी एक्सर्शन निकल के आता है, Anger. वो जायज़ है। लेकिन आप समझिए ना, आप बड़े हैं, आप मैच्योर्ड हैं, आपने आधी जिंदगी देख ली है, वो तो बेचारा रॉ है अभी, उसे कुछ नहीं पता, तो जैसा समझाओगे वैसे ही समझेगा यार वो। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सही इंटेंट रखते हैं, इंटेंशन अच्छा रखते हैं, बट क्योंकि उन्हें सही तरीका नहीं पता कि उस सिचुएशन में कैसे डील करना है, तो उन पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है, वो क्या मैं उनको सलाह दूंगा कि वो मेडिटेशन करें या मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कोर्सेज को ज्वाइन करें, थोड़ा सा। देखिए एक बात होता है, क्या होता है ना, एक फादर एक मदर, फादर मदर जरूर होते हैं, मैं भी हूँ, लेकिन ना एक बच्चे के साथ एक दोस्ती का कनेक्शन होता है, उसको कैसे लीड ऑन करना है वो आना चाहिए। राइट। या तो कुछ लोग एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं, कुछ लोग देख देख के समझ जाते हैं, कुछ को बच्चे सिखा देते हैं, और जो कुछ नहीं कर पा रहे वो कम से कम कुछ कोर्सेज करें या अपने आप को मेडिटेट करें, अपने आप में एक ठहराव लाएं, अपग्रेड करें, जिससे चीजें कंट्रोल हो पाए। हमारा जो होना था हो गया, हम नहीं बन पाए डॉक्टर, नहीं बन पाए इंजीनियर, नहीं बन पाए, या उस बेचारे का क्या कसूर है, तो अपनी जिम्मेदारी ठोक रहे हो। और ट्रेंड बदलना होगा, देश बदल रहा है, कंपटीशन की दुनिया है, दुनिया भाग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा कर नहीं पाए, वो फेलियर में आ जाए और छूट जाए। हम काउंसिल इंडिया एक मुहिम पे काम करता है जिसे हम हर घर काउंसलर बोलते हैं जी। हमें 3 साल हुए इस मुहिम पे काम करते हुए, लोगों को जुड़ते हुए। तो पर्पस क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हर घर में एक ऐसा बंदा हो जो अपने लोगों को संभाल सके, काउंसलिंग स्किल्स को जान सके। एकदम। अब चैलेंज ये आता है इस मुहिम में कि लोग कहते हैं कि जी क्या ज़रूरत है, हम काउंसलर के पास चले जाएंगे। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ मेरा फैमिली डॉक्टर है, जहाँ मेरा फैमिली एडवोकेट है, मेरा फैमिली CA है, बट मेरा फैमिली काउंसलर नहीं है। एकदम सही बात। तो हर फैमिली में एक काउंसलर चाहिए, मतलब काउंसलर वो काउंसलर नहीं कि उसकी डेजिग्नेशन होनी चाहिए, वो जो कर रहा है वो करता रहे, बट काउंसलिंग स्किल्स को समझ सके और अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड की, पेरेंट्स की टेक केयर कर सके। तो आप हमारा जो ये आइडिया है या जिस मुहिम को हम पकड़ रहे हैं, हालांकि बहुत लोग उसको पसंद भी करते हैं, बहुत लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, जो कि नॉर्मल है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या हर घर में काउंसलिंग की ज़रूरत है या नहीं है? देखिए अब 2 बातें हैं।
हर घर में लोग काउंसलर बनने को तैयार हैं। हर आदमी चाहता है कि वो अपने बच्चों को ठीक से समझा पाए। हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके घर में किसी तरह की कोई फैमिली डिस्प्यूट्स ना हो। हर हस्बैंड चाहता है कि अपनी वाइफ से ना लड़े। हर वाइफ चाहती है कि अपने हस्बैंड से ना लड़े। लेकिन होता है क्यों होता है? एक मेंटल प्रेशर है जो हवा में उड़ रहा है, एक स्ट्रेस है जो मार्केट में घूम रहा है, एयर में है, वो आता है, बाहर से आता है टेंशन के साथ। सोशल वो मीडिया घर पे कंसंट्रेट हो नहीं पाता। 80% वक्त मोबाइल पे बीतता है। रात को 10 बजे के बाद डिनर टेबल पे हम मोबाइल पे हैं, खाना खा रहे हैं, वो डिनर पे है, कम्युनिकेशन नहीं है हमारे बीच। ज़्यादा पसंद और ये जो गैप्स इस इंडस्ट्री में हैं, चाहे वो नीट के स्कैम को लेके हो या फिर वो कोचिंग सेंटर्स हो या गलत पेरेंटिंग हो, इन गैप्स को लेके क्या आइडिया है? मतलब इनको कैसे फिल होते देखना चाहते हैं, या कैसे कोई ऐसा थॉट कोई देना चाहे, कोई एडवाइस देना चाहे? प्रॉब्लम क्या है ना, ये देश में कोई सुनना नहीं चाहता। ये देश की समस्या है। यहाँ कोई किसी की बात को सुनना और समझना नहीं चाहता। हर आदमी के अपने तर्क और वितर्क हैं। ये सही, ये गलत, यही सही, ये गलत, ऐसे नहीं हुआ, वैसे होगा, वैसे नहीं हुआ। मत कीजिए आर्ग्यूमेंट, सुन तो लीजिए क्या कह रहा है। गलत कह रहा होगा, मत मानिए। ट्राई टू बिकम ए गुड लिसनर rather than a good speaker. इवन साइकोलॉजी में भी ये सिखाया जाता है कि यू हैव टू बी अ गुड लिसनर एज अ काउंसलर। स्पीकर मत बनिए। सुनेंगे, हो सकता है कुछ ऐसा हो जो आपको नहीं मालूम था, उसने आपको बता दिया। अब हम अपने एंड दौर में हैं पॉडकास्ट के, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इस पूरे पॉडकास्ट को समराइज़ करेंगे कि जितने भी नीट प्रिपरेशन के बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए 5 टिप्स, मतलब गौरव त्यागी के मास्टर स्ट्रोक, 5 मास्टर स्ट्रोक क्या है? पहली बात तो ये है कि आप डिसाइड करिए आपको करना क्या है। ओके। दूसरा है, आपको फिर समय नहीं देखना है, आपको अपनी पूरी मेहनत झोंक देनी है। तीसरा, कभी ये नहीं सोचना कि नहीं हो पाया तो जीवन खत्म हो जाएगा। अपने आप को मेंटली स्टेबल कर लीजिए। और चौथा, जितनी जल्दी अपने अंदर मैच्योरिटी ले आए, बिना कहे आंखों में बातें समझना सीख जाएं, तो चीजें बहुत कंट्रोल हो जाएंगी। और 5वां, हिंदुस्तान में कुछ भी करना तो अपनी नजर में दी बेस्ट करना। दुनिया की नजर में आप दी बेस्ट ना कभी थे, ना कभी हैं और ना कभी होंगे। अपनी नजर में आप जरूर दी बेस्ट करिए कि कम से कम इस बात का सुकून हो आपको कि मैंने जो किया, मैंने लाजवाब और शानदार किया। बिल्कुल। सो थैंक यू गौरव जी। और आज हमने काफ़ी सारी बातें करी गौरव जी के साथ, नीट के ऊपर, डॉक्टरी करियर के ऊपर, कैसे ये जो स्कैम बिल्ड हुआ है इसकी रियलिटी कैसे आएगी बाहर, या बच्चों के लिए करियर टिप्स। तो आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा।